हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और इस बार 2027 में देने वाले हैं अपना हिंदी का पेपर, तो भाई देखो आज किस क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि 2027 वाला जो हिंदी का मॉडल पेपर है कैसा पेपर आएगा, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, ये है आप लोगों का 2027 का हिंदी का पेपर जिसका कोड है 815 AH कोड का पेपर लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के सामने। पूरा पेपर मेरे पर जो तैयार कर लेना, इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस आपको सारे के सारे क्वेश्चंस 2027 बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। आप देखो यहाँ पर सबसे पहला देखो काम क्या करना है, अपना अनुक्रमांक और नाम वगैरह यहाँ पर सब कुछ लिख देना है। और ये जो पेपर है आप लोगों का 70 नंबर का पेपर होने वाला है भैया। 70 नंबर आप लोगों का आज की इस क्लास में पक्का होने वाला है। समय दिया, समय 3 घंटे 15 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अपना पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। अब देखो, जब पेपर देने जाना तो सबसे पहले क्या करना कि यहाँ पर सबसे पहला जो काम रहता है कि नोट सबसे पहले पढ़ा जाता है। पेपर देने जाना सबसे पहले नोट को पढ़ना कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पेपर देने जाओगे 15 मिनट तक आप लोगों को नोट को पढ़ना पड़ेगा। निर्देश दिया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस हिंदी के ये जो हिंदी का जो मॉडल पेपर है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके भाई सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त रहने वाला है। अब आगे देखो निर्देश नंबर 3 देख लो भाई। निर्देश नंबर 3 कहता है खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर व एमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पेन कलम से सही विकल्पों वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना है। पूरा मेरे पर जो पेपर तैयार कर लेना, जब पेपर देने जाओगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो मॉडल पेपर है कितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। निर्देश नंबर 4 कहता है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने का पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो निर्देश नंबर नेक्स्ट कहता है, निर्देश नंबर 5 कहता है प्रत्येक प्रश्न का अंक उसके सम्मुख अंकित है। निर्देश नंबर 6 कहता है खंड बाप जो है 50 अंकों का होने वाला है। निर्देश नंबर 7 कहता है प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न करते जाइए, जो प्रश्न आता है उस पर समय बिल्कुल भी नष्ट ना करें। आप चलिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों का पेपर स्टार्ट कर देता हूँ। पूरा पेपर भैया तैयार कर लो, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, एक एक क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा ताकि जब आप लोग एग्जाम सेंटर में बैठो तो एक एक क्वेश्चंस का उत्तर लिख दो वहीं पर ही और अपने 70 नंबर पक्के कर लो। सबसे पहले देखो पेपर देने जाओगे आप लोगों का खंड आप पूछा जाएगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल युग का नाम किस साहित्य इतिहासकार के नाम पर पड़ा। तो पेपर दिन में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मेरे राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से रचना मुख्यतः किस भाव की मतलब विवेचना कराती है। जो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसमें किसके बारे में बताया गया है। जो हमारा चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसमें मेरे जो किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें देखो ईर्ष्या के बारे में बताया गया है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसमें ईर्ष्या के बारे में बताया गया है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो कहता है कि जो हमारा ममता चैप्टर है, ममता पाठ में ममता किसका प्रतिरोध कराती हैं। तो ममता चैप्टर में ममता जो है किसके बारे में बताती हैं, बताइए। प्रश्न नंबर 3 का भाई बी ऑप्शन हो जाएगा, अन्यायपूर्ण सत्ता का। अन्यायपूर्ण सत्ता का हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का बी ऑप्शन से करेंगे। प्रश्न नंबर आगे देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है जो आप लोगों का जो चैप्टर है भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संस्कृति पाठ का मुख्य विषय किससे संबंधित है। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का देखो राइट आंसर हो जाएगा, 4 का ए ऑप्शन सही करेंगे, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से संबंधित है। तो भारतीय संस्कृति के विशेषताओं से चैप्टर संबंधित है। आगे देखो अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जो हमारा अजंता पाठ है, अजंता पाठ मुख्यतः किससे संबंधित है। तो भाई अजंता पाठ किससे संबंधित है बताइए। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन सही करेंगे, भारतीय कला और चित्रकला से संबंधित है। अजंता जो चैप्टर है आप लोगों का भारतीय कला और चित्रकला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 कि सूरदास की काव्य रचनाओं में किस भक्ति धारा की प्रमुखता मानी जाती है। तो भाई सूरदास जी को रचनाएं हैं, इसमें किस भक्ति धारा की प्रमुखता मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण भक्ति के बारे में बात होती है, कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि जो यहाँ पर दिया है रसखान, रसखान की काव्य रचनाओं का प्रमुख आराध्य कौन है। तो रसखान की जो काव्य रचना है उसका प्रमुख आराध्य कौन है। प्रश्न नंबर 7 का देखो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 7 का भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका श्री कृष्ण राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि बिहारी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। बिहारी सतसे, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का बी ऑप्शन सही करेंगे, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए कि झांसी की रानी की समाधि पर कविता में प्रमुख रूप से किस भावना की अभिव्यक्ति मिलती है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन सही करेंगे। देश प्रेम के बारे में उसमें बताया गया है, तो देश प्रेम के बारे में बताया गया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है कि नदी कविता में नदी किसका प्रतीकात्मक बोध कराती है। तो नदी कविता में जो नदी है किसका प्रतीकात्मक बोध करा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही करेंगे, गतिशील जीवन का बोध कराती है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो क्या कहता है कि चांद सा मुखड़ा में सा, इसमें भाई बता देना किस प्रकार का अलंकार की पहचान कराता है। किसी भी वाक्य में अगर सा शब्द आ जाए तो कौन सा अलंकार होता है भाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन सही करेंगे कि वो हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे चांद सा मुखड़ा, चांद सा मुखड़ा, इसमें देखो सा आ रहा है तो इसलिए हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो कि मुख चंद्रमा है, इस मुख चंद्रमा है में उपमेय पर उपमान का आरोप होने के कारण कौन सा अलंकार है। इसमें पेपर देने जाओगे 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का बी ऑप्शन सही करेंगे, रूपक अलंकार मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि करुण रस का स्थायी भाव किसे माना जाता है। 1 नंबर का पेपर में आएगा, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 कि क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अधिकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा, तो अधिकार शब्द में हमारा अति उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अपमान में हमारा यहाँ पर अप उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन 16 कहता है कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास लगा है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास लगा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन सही करेंगे, त्रिभुवन में हमारा द्विगु समास हो जाएगा। 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो क्या कहता है कि जो हमारा यहाँ पर दिया महापुरुष शब्द में कौन सा समास लगा है। महापुरुष में भाई कौन सा समास लगा है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, महापुरुष में हमारा कर्मधारय समास लगा है। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द बता दीजिए भाई कौन सा है। प्रश्न नंबर 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्सम शब्द हमारा अग्नि जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे कि जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। जल का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही करेंगे, जल का पर्यायवाची शब्द नीर होता है। प्रश्न नंबर 20 कहता है राम ने पत्र लिखा, वाक्य में राम ने कौन सा कारक है। तो राम ने पत्र लिखा, वाक्य में राम ने कौन सा कारक है। प्रश्न नंबर 20 का सी ऑप्शन सही करेंगे, इसमें हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इसके बाद हम आगे ले चलते हैं खंड बा की ओर। खंड बा में देखो क्या होगा, आप लोगों के एग्जाम में 50 नंबर का खंड बा भी पूछा जाएगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पर देखो लिखा होगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6 नंबर का हमारा गद्यांश पूछा जाएगा। इसको पढ़ेंगे कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना, कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ निश्चित और सत्य संकल्प। आगे देखो भाई पूरा का पूरा पैरा जो हमारा मित्रता चैप्टर से लिया गया है, मित्रता चैप्टर से लिया गया गद्यांश का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। अब देखो भाई इस पर हमारे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला देखो मेरा प्रश्न ये पूछा गया है यहाँ से कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर संदर्भ लिख देना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से दिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लिखना। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में देखो कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि सच्चा मित्र अपने मित्र के अच्छे एवं महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते। ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का दृढ़ निश्चय हो। इसके बाद आगे देखो लिखेंगे यहाँ से दृढ़ निश्चय हो, शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही संकट आने पर अपनी मित्र की सहायता कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। तो इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे, हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली, स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, सत्य मार्ग का अनुगमन करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति ही सभ्य, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ मित्र होता है। तो इसके बाद हमारा यहाँ पर देखो इसका दूसरा वर्जन यहाँ दिया है कि
मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए? उत्तर में लिख देना मित्र ऐसा हो जिसका जिसका समाज में सम्मान हो, जो सत्य में निष्ठा रखने वाला हो, निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी एवं सत्यनिष्ठ मित्र कभी अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। अब एक अथवा करके दिया है, अथवा वाला देख लो। अथवा में आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सूर्य के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौवन सूर्य के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए हुए सुख के कंटक शयन में विकल थी। तो ये हमारा भाई ममता चैप्टर से लिया गया है। दो में से आप लोगों को एक को सॉल्व करना पड़ेगा। आप चलो देखो, पेपर में एक हमारे यहाँ से पद्यांश भी पूछा जाएगा। 6 नंबर का पद्यांश आएगा। पेपर देने जाओगे भाई, 6 नंबर का पद्यांश आएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले छत्र धराई, सूरदास में करुणा में बार बार बंदो ती पाए। और इस पर 3 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो 3 प्रश्न देख लो। पहला प्रश्न कहता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर का संदर्भ पूछा जाएगा। उत्तर संदर्भ लिखना, प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। आगे देखो, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लिखना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, मैं उस ईश्वर भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। तीसरा क्वेश्चन का पहला दिया है कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखना है, जब ईश्वर की कृपा होती है तो भाई लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ जाता है। ऐसा करके लिखना पड़ेगा। इसका दूसरा देखो यहाँ पर दिया है कि रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है। तो वह रेखांकित अंश में रूपक और अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर अथवा करके दिया है, यहाँ पर देखो अथवा करके दिया है, यहाँ से लिखेंगे, इन स्निग्ध लटों से छादे तन पुलकित अंकों में भर विशाल झोंक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा दे ना बैला दे ना। ऐसे करके भाई इसको पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा अथवा करके दिया, आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैं सीधे आप लोगों को संस्कृत की ओर ले चलता हूँ। एक 5 नंबर का संस्कृत भी पेपर में आएगा। 5 नंबर का भाई संस्कृत का एक यहाँ पर संदर्भ और उसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए पूछा जाएगा। इसको पढ़ेंगे, यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च भय महात्मान अत्रागत स्वीयान विचारन प्रसारे न केवलम दर्शने। साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्र भी इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पनाच कृत्यलोके विस्तृता अत्रत्य कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। इसको पढ़ने के बाद फिर इसका संदर्भ यहाँ से लिख देना। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद यहाँ से कर देना, जा करके हिंदी में अनुवाद यहाँ से इतना लिख देना कि हिंदी में अनुवाद लिखना यहाँ से। तो हिंदी में अनुवाद आप लोगों को यहाँ से करना पड़ेगा। हिंदी में अनुवाद यहाँ से लिखना, यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ पर आकर अपने विचारों को फैलाया था। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अभी भी पालन करती हैं। कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कॉपीन भी रेशमी होती हैं, उस कांसे को किसी से मापा जा सकता है, अर्थात उसकी किसी से तुलना की जा सकती है। इतना आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और इसके बाद एक अथवा करके दिया गया है, अथवा करके भी दिया जाएगा, आप लोग इसको भी लिख सकते हो। अथवा में देखो क्या दिया गया है, अथवा में आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवन संस्कृतम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा स्वीकरोति, ऐसा नमशक्ति चा प्रपुंत अत्र दुर्गाग्रह नास्ति यत् युक्ति उत्तम कल्याणकारी। तो भैया इसको भी सॉल्व कर सकते हो, भारतीय संस्कृति चैप्टर से आया है। और इसके बाद ये हमारा यहाँ से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। संदर्भ लिख देना, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नमक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी में अनुवाद यहाँ से कर देना। मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, कामना को छोड़कर धनवान होता है और लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। ऐसे करके लिखना पड़ेगा। 5 नंबर का पेपर में आएगा। फिर एक अथवा करके दिया है, अथवा में आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसको भी हमारा अथवा करके दिया गया था। और इसके बाद जब पेपर देने जाओगे तो 3 नंबर का खंड काव्य भी पेपर में पूछा रहेगा। खंड काव्य देख लो कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये सारे के सारे खंड काव्य हैं, आप लोग अपने क्लास टीचर से पूछ लेना, वो आप लोगों को बता देंगे कि मैं कौन सा खंड काव्य तैयार कर लूँ। और इसके बाद सीधे मैं ले चलता हूँ आप लोगों को आगे। अब देखो 2 जीवन परिचय लिखने पड़ेंगे।
पेपर में भाई आप लोगों को 2 जीवन परिचय भी लिखने पड़ेंगे। एक लेखक का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, एक कवि का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का नाम बताइए। 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख करके समझा देता हूँ। देखो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। ऊपर डालेंगे हेडिंग जयशंकर प्रसाद, यहाँ लिखेंगे जन्म, फिर जन्म स्थान, फिर पिता का नाम, फिर शिक्षा, फिर मृत्यु, रचनाएं, ऐसे करके लिखना है। जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1889 को उन्हें जन्म हुआ था। जन्म स्थान देख लो, इनका काशी में जन्म हुआ था। पिता का नाम देवी प्रसाद था। आप इन्होंने शिक्षा 8वीं तक प्राप्त की थी। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हो जाती है। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु इनकी रचनाएं हो जाएंगी। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालनी थी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुगुनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। फिर इन्होंने घर पर ही देखो संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की। कुछ समय के लिए इन्होंने क्वींस कॉलेज में अपना नाम लिखाया, किंतु 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष कल पाई उनके पिता का देहांत हो जाता है। ऐसे ऐसे करके लिख देना यहाँ पर आप लोग। और इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा टीबी के कारण 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हो जाता है। नीचे रचनाएं लिख देना, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये रचनाएं लिख देना। अब यहाँ से मेरा एक कवि का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा। कहा जाएगा कि कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिख दीजिए। 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय भी लिखने के लिए कहा जाएगा। सूरदास, महादेव वर्मा, तुलसीदास जी का जीवन परिचय तैयार करना है। मैं सूरदास जी का जीवन परिचय आप लोगों को लिखा करके समझा देता हूँ। सूरदास जी का जीवन परिचय देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर डालेंगे जन्म 1478 में हुआ था। जन्म स्थान रुनकता, गुरु का नाम वल्लभाचार्य, पिता रामदास सारस्वत, मृत्यु 1583 में होती है। रचनाएं देख लो, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सब इनकी रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे जीवन परिचय, और जीवन परिचय को यहाँ से लिख देंगे पूरा कि सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जो थे सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किया। और अध्ययन के सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया था। बचपन से ही विरक्त होकर ये गौघाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया और वहीं गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन के लिए रख लिए गए। सूरदास जी जो थे ये अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु परसौली में 1583 में हुई थी। रचनाएं देख लो, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर इनकी रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद भाई आप लोगों को श्लोक भी याद कर लेना है। एक श्लोक याद कर लेना, यहाँ पर 2 नंबर का श्लोक आएगा। एक पत्र लेखन, शहर की सफाई है तो पत्र लेखन तैयार कर लेना है, या फिर अपने मित्रों को, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का पत्र लेखन भी आता है। और इसके बाद फिर संस्कृत के प्रश्न उत्तर भी तैयार कर लेना। संस्कृत के प्रश्न उत्तर देखो, ये संस्कृत के सभी प्रश्न उत्तर हैं, इनको भी तैयार कर लो। 2 नंबर का संस्कृत का प्रश्न उत्तर भी आता है। और एक निबंध भी तैयार कर लो। निबंध में क्या करना, 7 नंबर का निबंध आएगा, तो इसमें से किसी एक पर निबंध भाई तैयार कर लो। चाहे पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार करो, चाहे विज्ञान अभिशाप पर तैयार कर लो, या फिर वृक्षारोपण का महत्व, या फिर जनसंख्या वृद्धि, इन पर तैयार कर लो निबंध। यहाँ से मिल जाएगा। और आज की इस क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ।